जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकेडमी परिवार में। मैं हूँ सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका 18/5/2025 को जो आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और बेसिकली ये सभी प्रश्न देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। और एक तरह से बोलो तो ये सभी पूछे गए प्रश्न भी है, यानी कि आपका PYQ भी कवर हो रहा है। तो ओवरऑल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा। ट्राई कीजिए कि वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देखो ताकि आपका समय बचे, और जो समय बचेगा उसमें आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हो, या तो फिर इसी को डबल बार रिपीट करके देख लो। एक बार से 2 बार देखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बेकिंग चूर्ण, बेकिंग सोडा और एक खाद्य अम्ल यानी डैश के मिश्रण है, यानी कि जो व्यंजक चूर्ण है वो बेकिंग सोडा और कौन से अम्ल का मिश्रण होता है? तो याद रखना टार्टरिक अम्ल का, और बेकिंग सोडा को अगर मिला दिया जाए तो व्यंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है धावन सोडा, एक्चुअली में धोवन सोडा लिखना था यहाँ पे, या फिर बोलो कि वॉशिंग पाउडर की बात चल रही है तो वॉशिंग पाउडर होता है। तो वॉशिंग पाउडर बेसिकली सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल के कितने अणु हैं? तो इसमें 10 अणु होता है धोने के सोडा में, फिर वॉशिंग पाउडर में। याद रखना मेरी बात। आगे लिखा है कि कुछ धातु को पीट कर पतला सीट बनाया जाता है, इस गुण को कहते हैं। तो देखो, धातुओं के पास एक गुण होता है, और इस गुण के अकॉर्डिंग होता ये है कि धातुओं को अगर पीटोगे तो वो क्या होता है कि वो पतले चादर के रूप में उसको ढाला जा सकता है, और इस गुण का नाम होता है अधातुवर्धनीयता। ठीक है, और साथ ही साथ धातुओं को देखा जाए तो लंबे तार के रूप में ढाला जा सकता है, जिसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको तन्यता का गुण बोलते हैं। याद रखना मेरी बात। तो जो क्वेश्चन में जिस प्रकार से आए उसके हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पीट कर पतली चादर बनाने का गुण को पूछा तो यह अधातुवर्धनीयता हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा और कौन सा ऐसा चीज है जो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के दुर्बल चालक होता है? यानी कि याद रखना, सीसा और जो आपका मर्क्यूरी होता है, जिसको हम लोग पारद या पारा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला Hg होता है, इनको अगर मिला दो, ठीक है, तो मिला दो मतलब ये जो होते हैं ये विद्युत के देखा जाए तो दुर्बल चालक होता है, यानी कि विद्युत को चालन अच्छा से नहीं करता है। ठीक है, और सीसा को ही हम लोग लेड भी बोलते हैं, जिसको Pb से दिखाते हैं। ठीक है, तो Pb और Hg जो होते हैं ये दोनों ऊष्मा के देखा जाए तो कम चालन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक तरल अधातु है, यानी कि कौन सा ऐसा अधातु है जो तरल है? बताओ। तो यहां देखा जाए तो ब्रोमीन जो होता है ये तरल एक अधातु होता है। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या आपको पूछ रहा है? देखो, एक होता है धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है जिसको अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं, ये अम्ल प्रकृति का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर इनकेस अगर आपका धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड का अगर पूछे कि इसका प्रकृति क्या है, तो याद रखना धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे क्षार की जगह पे क्षारक होगा, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपधातु है, यहाँ कौन सा ऐसा है जो मेटेलॉइड से आपको बताना है? तो देखो, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी देखा जाए तो आपका उपधातु की कैटेगरी में नहीं आता है, परंतु जो टेल्यूरियम होता है ये आपका उपधातु है। और भाई साहब कितने उपधातु है, क्या क्या है, मैंने इससे पहले वाला यानी कि पार्ट नंबर जो आपका 5 है उसमें मैंने बताया हुआ है। यानी कि मैं बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो ये 6 नंबर का वीडियो है, पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और फिजिक्स का भी 4 या 5 पार्ट डाला हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांशतः पीएच मापने के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। तो डैश मापने के लिए यहाँ पे बेसिकली सार्वत्रिक सूचक के साथ संसेचित कागज का उपयोग करते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, जब वर्षा के जल का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। रखना, वर्षा का जल का पीएच मान
जब 5.6 से कम हो जाए ना, तब उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है। यह सिल्वर क्लोराइड के अभी भाई साहब डैश के कारण होता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड के अपघटन के कारण से होता है। यहाँ पे होता ये है कि सिल्वर क्लोराइड देखा जाए उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो टूट जाता है क्लोरीन में और सिल्वर में, ठीक है। ये एक प्रकार का उसमें वियोजन अभिक्रिया शो करता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो आपके पास अपघटन होगा, और अपघटन को ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन में वियोजन रहे तो भी सही हो जाएगा। जल के एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को हम लोग सिरका कहते हैं, याद रखना मेरी बात। तो डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रक्रिया कर कर आपको एस्टर देता है, बताओ। ये बेसिकली एस्टरीकरण अभिक्रिया का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एस्टर का निर्माण होता है। कब होता है? जब आप लोग एथेनोइक अम्ल को अल्कोहल के साथ यानी कि एथेनॉल के साथ, वो भी कौन सा अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराओगे, और ये रिएक्शन कराने के लिए आपको एक अम्ल उत्प्रेरक की चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, अम्ल उत्प्रेरक हो जाएगा। तो यानी कि एथेनोइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, एस्टर बनाता है, ठीक। अब एस्टर का फॉर्मूला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तो भाई साहब आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है ये परमाणु संख्या पर यानी परमाणुविक संख्या पर, ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। लिखा यहाँ पे वह कौन सा ऐसा चीज है जो सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, तो याद रखना निस्तारण, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निस्तारण अभिक्रिया, सॉरी निस्तापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये क्लास 10 का हूबहू चैप्टर से उठाया गया धातु अधातु से। तो गैलियम और जो सीजियम होता है इनका गलनांक बहुत ही कम होता है, तो गैलियम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधातु जो चमकीला होता है, तो याद रखना जो आयोडीन होता है ये एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्राकृतिक पदार्थ में ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में डैश सबसे कठोर है, इसका गलनांक बहुत अधिक है, तो याद रखना हीरा। अभी तक का जितने भी ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है उसमें से सबसे ज़्यादा कठोर की बात करूँ तो वो हीरा है। और कभी आगे चल के फ्यूचर में कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जो हीरा से भी कठोर है, तब हीरा का वैसा दूसरा जगह पे नाम आ जाएगा, तो जब वो होगा तब देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, Al2O3, ठीक है। मैग्नीशियम डैश के साथ प्रक्रिया नहीं करता, तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका गर्म पानी के साथ, जल के ऑक्सीजन के साथ, अम्ल के साथ, भाप के साथ, इनसे रिएक्शन करता है, परंतु ठंडा जल से विक्रिया नहीं करता मैग्नीशियम, ठीक है। यह कि डैश सबसे चमकीला धातु है, तो याद रखना सबसे लचीला धातु पूछ रहा है, तो यह कौन सा लचीला सब धातु, तो सोना जो होता है वो सबसे ज्यादा लचीला होता है। याद रखना 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। आयरन 3 ऑक्साइड की डैश के साथ प्रक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों या मशीनों के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो याद रखना आयरन 3 ऑक्साइड और साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम होता है इसके साथ अभिक्रिया कराया जाए तो बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलता है जो रेल के पटरियों को जोड़ने का काम करता है, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना मेरी बात। लिखा है कि डैश के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता, यहाँ पे बेसिकली कम के जगह पर लिखता है, यहाँ पे विस्थापित नहीं कर सकता, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है, तो जगह यहाँ कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसको कार्बन विस्थापित नहीं कर सकता, तो याद रखना एल्यूमिनियम को कार्बन विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक, कॉपर, जिंक, लोहा और जो आपके पास टीन है ये सभी कार्बन से देखा जाए तो आपके पास अधिक क्रियाशील है, यानी कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसको ये नहीं हटा सकता, ठीक है ना। ये जो तीनों है, ये जिंक, फेरस और टीन, ये सभी कार्बन से देखा जाए तो कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इनको कार्बन हटा सकता है, परंतु एल्यूमिनियम को नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो कार्बन से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि को क्या कहते हैं, तो याद रखना किसी भी धातु पर
जो जिंक चढ़ाने का जो अभिक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग इसको गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखना मेरी बात, तो जो ऑप्शन में उसको मार दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, जो कांसा है, जो आपके पास ब्रास है, ये तांबा तथा कौन सी ऐसे धातु से मिलकर बना है? तो याद रखना, तांबा और टीन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं। तो इसका सही आंसर टीन हो जाएगा। तो ये थे 25 कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। तो अभी तक जो भी बच्चे नए हैं, चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको एकदम हाथ पकड़ के पूरे पॉलिटेक्निक तक पहुंचाया जाएगा, टेंशन लेना है। और ये सही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीच बीच में मैथमेटिक्स का भी वीडियो आएगा, सब कुछ कराऊंगा। मैथ आपका हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारा कुछ कराऊंगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुरू।